अगर आप कनाडा में बसने का सपना देख रहे हैं, चाहे पढ़ाई के लिए हो या फिर पीआर के लिए, तो आने वाले हफ्ते आपके लिए बेहद अहम है, क्योंकि कनाडा की नई सरकार यानी कि वहां के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के नेतृत्व में जल्द ही अपने पहले इमिग्रेशन लेवल्स प्लान का ऐलान करने वाले हैं। और ये फैसला आने वाले कई सालों तक तय करेगा कि भारत जैसे देशों से कितने लोग कनाडा जा सकेंगे। तो इस वीडियो में आज हम समझेंगे आखिर कनाडा का इमिग्रेशन लेवल्स प्लान होता क्या है, क्यों इस बार इसे लेकर इतनी ज्यादा बहस चल रही है और इंडियन स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स के लिए इसमें क्या बदलेगा। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू कर देते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। इस वक्त कनाडा में हालात थोड़े से कॉम्प्लेक्स हैं। एक तरफ देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, दूसरी तरफ टेम्पररी फॉरेन वर्कर्स और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की संख्या रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी है। लोगों के पास नौकरियां कम हैं, पर देश में रहने वाले टेम्पररी रेजिडेंट्स लगातार बढ़ रहे हैं। पिछली सरकार ने पहले ही तय किया था कि टेम्पररी रेजिडेंट्स की आबादी को घटाकर 5% तक लाया जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। अब जब नई सरकार नवंबर की शुरुआत में अपना इमिग्रेशन प्लान पेश करने वाली है, तो सबका ध्यान इसी पर है कि क्या कनाडा अपने इमिग्रेशन टारगेट्स को घटाएगा या पिछले साल जैसी नीति को ही जारी रखेगा। देखिए, अब हम बात कर लेते हैं कि एक्चुअल में इमिग्रेशन लेवल्स प्लान होता क्या है। तो हर साल कनाडा की सरकार ये तय करती है कि आने वाले सालों में कितने नए परमानेंट रेजिडेंट्स को देश में लाया जाएगा। पीआर को 5 साल तक रहने की अनुमति मिलती है और अगर वो 3 साल तक कनाडा में शारीरिक रूप से मौजूद रहते हैं तो सिटीजनशिप के लिए आवेदन कर सकते हैं। पहले प्लान सिर्फ परमानेंट रेजिडेंट्स के लिए होता था, लेकिन अब सरकार टेम्पररी रेजिडेंट्स जैसे कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और फॉरेन वर्कर्स के लिए भी टारगेट तय करती है। इस प्लान का मकसद ये मेक श्योर करना है कि देश में आने वाले लोगों की संख्या इकोनॉमी, नौकरी की अपॉर्चुनिटीज और हाउसिंग जैसी जरूरतों के हिसाब से बैलेंस्ड रहे। क्यों कनाडा को इमिग्रेशन की जरूरत पड़ती है, उस पर भी बात कर लेते हैं। तो कनाडा की जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा जो है वो उम्र दराज हो चुका है। देश में कामकाजी उम्र के लोगों की संख्या घट रही है और इसी कमी को पूरा करने के लिए कनाडा पिछले कई सालों से इमिग्रेशन को बढ़ावा देता आया है। स्टैटिस्टिक्स कनाडा के मुताबिक देश में 32% बिजनेस ओनर्स इमिग्रेंट्स हैं, 38% ट्रांसपोर्ट और वेयरहाउस सेक्टर में काम करते हैं और 20% से ज्यादा कंस्ट्रक्शन सेक्टर में है। यानी कनाडा की जो इकोनॉमी है उसका बड़ा हिस्सा सीधे सीधे इमिग्रेंट्स पर टिका हुआ है। अब बात करते हैं कि टारगेट्स को कैसे तय किया जाता है। कनाडा का इमिग्रेशन लेवल्स प्लान कोई अंदाजा नहीं होता, बल्कि इसके पीछे लंबी कंसल्टेशन प्रोसेस होती है। सरकार हर साल हजारों बिजनेस यूनिवर्सिटीज, प्रोविंस और इकोनॉमिस्ट से राय लेकर ये तय करती है कि कितने लोगों को लाना है और किस सेक्टर की जरूरत सबसे ज्यादा है। साल 2024 में सरकार ने 6,700 से ज्यादा संस्थाओं से राय ली, जो 2023 के मुकाबले लगभग 40% से ज्यादा थी। यानी ये फैसला देश भर के स्टेक होल्डर्स की सलाह से बनता है, ताकि इमिग्रेशन केवल नंबर्स का खेल ना होकर एक स्ट्रैटेजिक पॉलिसी बने। पिछले कुछ सालों में क्या बदलाव आए हैं उस पर बात कर लेते हैं। अगर पिछले दशक की बात करें तो 2015 से 2022 के बीच कनाडा हर साल लगभग 2.5 लाख से 3.5 लाख नए इमिग्रेंट्स को आने की अनुमति देता था। लेकिन पैंडेमिक के बाद जब लेबर शॉर्टेज हुई तो ये टारगेट अचानक बढ़कर 4.5 लाख से 5 लाख तक पहुंच गया। सरकार को लगा कि खाली नौकरियां भरने के लिए ज्यादा लोगों की जरूरत है, लेकिन अब कहानी उल्टी हो गई है। नौकरियां कम है, महंगाई बढ़ी है और हाउसिंग क्राइसिस ने हालात और बिगाड़ दिए हैं। इसी वजह से पिछले साल सरकार ने टारगेट घटाकर कर दिया 3,95,000 2025 के लिए, 3,80,000 2026 के लिए और 3,65,000 2027 के लिए। इसका मतलब साफ है, अब कनाडा आने वाले सालों में 1 मिलियन टेम्पररी रेजिडेंट्स की संख्या घटाने की कोशिश करेगा। कनाडा किन इमिग्रेंट्स को सबसे ज्यादा प्राथमिकता देता है उस पर बात कर लेते हैं। तो कनाडा 4 कैटेगरीज में इमिग्रेंट्स को सबसे ज्यादा जगह देता है। सबसे पहले तो इकोनॉमिक्स यानी कि स्किल्ड वर्कर्स, फैमिली यानी कि स्पाउस या रिलेटिव्स, रेफ्यूजीज और प्रोटेक्टेड इंडिविजुअल्स, ह्यूमैनिटेरियन एंड कंपैशनेट ग्राउंड्स। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा इकोनॉमिक कैटेगरी का होता है, लगभग 60% यानी करीब 2.3 लाख लोग।
यानी अगर आप एक स्किल्ड वर्कर हैं आईटी, हेल्थ केयर, इंजीनियरिंग या मैनेजमेंट में, तो आपकी चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं बाकी कैटेगरीज के कंपैरेटिवली। अब बात करते हैं क्या सारे इमिग्रेंट्स बाहर से आते हैं, तो इसका जवाब है नहीं। अब कनाडा में लगभग 40% पीआर एप्लीकेंट्स पहले से ही देश में मौजूद हैं, जैसे स्टूडेंट्स और फॉरेन वर्कर्स जो टेम्पररी वीजा पर हैं और अब पीआर के लिए अप्लाई कर रहे हैं। कनाडा में पीआर पाने के लिए सबसे पॉपुलर सिस्टम है एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम, जिसमें एप्लीकेंट्स को उनके एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, लैंग्वेज स्किल्स और एज के आधार पर पॉइंट्स दिए जाते हैं। अगर आपका स्कोर ज्यादा है तो पीआर पाने की चांसेस ज्यादा है, और अगर आपको किसी प्रोविंस का नॉमिनेशन मिल जाए तो आपको 600 एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी मिलते हैं, जो सीधा एक्सप्रेस एंट्री कट ऑफ को पार करा देता है। 2023 से कनाडा ने कैटेगरी बेस्ड इन्विटेशंस की शुरुआत की है। इसका मतलब अब आईआरसीसी कुछ स्पेशल ऑक्यूपेशंस या फिर ग्रुप्स को टारगेट करता है, जैसे हाल ही में 15 अक्टूबर को हेल्थ केयर और सोशल सर्विसेज सेक्टर के एप्लीकेंट्स को बुलाया गया और 6 अक्टूबर को फ्रेंच लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी वाले कैंडिडेट्स को इनवाइट किया गया। इसका मेन एम है कि सिर्फ क्वांटिटी नहीं बल्कि क्वालिटी और कंट्री की ज़रूरतों के हिसाब से इमिग्रेशन हो। अब सबसे बड़ा सवाल आता है, राइट नंबर्स क्या है? तो कनाडा को हर साल कितने इमिग्रेंट्स लेने चाहिए? इसका जवाब हर किसी के नज़रिए से अलग है। इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि अब नंबर्स नहीं, क्वालिटी पर फोकस होना चाहिए। बिजनेसेस कह रहे हैं कि स्किल्ड लेबर चाहिए, लेकिन लोकल वर्कर्स कई नौकरियां लेना नहीं चाहते। जैसे कैनेडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने कहा कि देश में नाइट शिफ्ट या हार्ड फिजिकल लेबर वाले काम डोमेस्टिक वर्कर्स को आकर्षित नहीं करते, इसीलिए फॉरेन वर्कर्स ज़रूरी है। लेकिन साथ ही जो और भी लोग हैं वो ऐसा बोलते हैं, जो वहाँ के नेता हैं उनका कहना है कि टेम्पररी फॉरेन वर्कर प्रोग्राम को बंद करने की मांग करनी चाहिए। यानी मामला अब सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि राजनीतिक भी बन चुका है। भारत से हर साल हजारों स्टूडेंट्स कनाडा में पढ़ाई और काम करने जाते हैं, लेकिन अब उन्हें ये समझना होगा कि इमिग्रेशन रूल्स और टारगेट्स दोनों बदल रहे हैं। अगर आप कनाडा में हैं या जाने की सोच रहे हैं, अपने एजुकेशन और वर्क प्रोफाइल को एक्सप्रेस एंट्री के हिसाब से प्लान करें। प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम को भी एक्सप्लोर करें, क्योंकि कई छोटे जो प्रांत हैं वहाँ के, वो स्किल्ड वर्कर्स को ज़्यादा तेज़ी से पीआर देते हैं। और सबसे ज़रूरी, हर पॉलिसी चेंज पर नज़र रखें, क्योंकि आने वाले सालों में कॉम्पिटिशन और सख्त होगा। तो आई होप ये अपडेट आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको ये अपडेट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आपका कोई ओपिनियन है तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।